नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर आज भी फैसला नहीं हो सका। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुकूमत की जानिब से पेश हुए एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने कई दलीलें दी। कोर्ट ने यहां तक कहा कि वो इस मामले पर इसी हफ्ते निपटारा करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसके लिए दोनों पहलुओं के से ताउन करने की भी अपील की। अब आगे की सुनवाई चारशंबे के रोज होगी। मामले में अब तक 8 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसले को लेकर सस्पेंस अब तक बरकरार है। केस की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। मंगल के रोज सुनवाई के दौरान हुकूमत की जानिब से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि खासकर ये हिजाब का जो मामला है, ये इसे सिर्फ मजहबी एंगल से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी और उन्होंने कोर्ट कहा कि हिजाब के तायद में पिटीशन दायर करने वाली लड़कियां या फिर ऐसे बड़ी तादाद में लोग हैं जो खवातीन तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे में जो खवातीन की इंडिविजुअल सोच है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब तनाज़ा मुख्तलिफ रियासतों के बाद अब गुजरात भी पहुंच गया। यहाँ के शहर सूरत के एक स्कूल में बाहिजाब मुस्लिम तालिबात के खिलाफ सख्तगीर हिंदू तंजीम विश्व हिंदू परिषद ने एहतजाज किया। पुलिस ने तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए हिंदू तंजीम के 15 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इर्द गिर्द के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी ताकि माहौल खराब न हो। मामला सूरत के वर्षा में वाक़ई PP सावनी स्कूल में पेश आया। वहां मंगल के रोज 4-5 मुस्लिम तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान देने पहुंची थी। उनकी वीडियो बनाकर कुछ तलबा ने उसे VHP को भेज दिया। कुछ देर बाद VHP के लोग स्कूल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। मुश्तइल हुजूम स्कूल पहुंचने के बाद बात करने के लिए सीधा प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंच गया। इसके बाद स्कूल में तनाज़ा खड़ा हो गया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और VHP के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। स्कूल पहुंचे VHP के लीडर नीलिश ने कहा कि गुजरात को शाहीन बाग बनाने की साजिश चल रही है। हमने प्रिंसिपल से पूछा कि स्कूल में ड्रेस कोड के उसूलों पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा है। ख्याल रखिए, कर्नाटक में हिजाब के हवाले से तनाज़ा गुज़िश्ता माह जनवरी में उस वक्त शुरू हुआ था जब UDP के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनी 6 लड़कियां एक क्लास में दाखिल हुई। तनाज़ा इस बात को लेकर था कि कॉलेज इंतजामिया ने तालिबात को हिजाब पहनने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी उसे पहन कर आई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज मणिपुर बंद और नाकाबंदी के लिए वहां की साबिका कांग्रेस हुकूमतों को निशाना बनाया और कहा कि अगर रियासत में भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आती है तो उसका खात्मा कर दिया जाएगा। मोदी ने इम्फाल में मुनक़िदा एक रैली में कहा कि गुज़िश्ता कांग्रेस ने मणिपुर की अहम खुसूसियात बंद और नाकाबंदी थी और अब मणिपुर के हर इलाके को बंद और नाकाबंदी से राहत मिली है। मणिपुर की माताएं बहनें, यहाँ के युवा, यहाँ के होनहार खिलाड़ी जानते हैं कि जब इच्छा शक्ति हो, जब दिन रात मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। इससे रोजगार और कारोबार तो ठप होते ही थे, जरूरी सामान की कमी भी आप लोगों को भुगतनी पड़ती थी। साथियों, बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में
सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक समय था जब मणिपुर के कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नागपुर से मुल्क चलाना चाहती है। वो हर रियासत में आरएसएस की आइडियोलॉजी को बढ़ावा देना चाहती है। झारखंड के डीएनए में कांग्रेस है, बीजेपी इसे बर्बाद करने में लगी है। हम सबको मिलकर इसे बचाना होगा। राहुल गांधी ने मंगल के रोज गिरिडीह के जैन तीर्थस्थल मधुबन के तलहटी में चल रहे कांग्रेस पार्टी के एक चिंतन शिविर के कंक्लूडिंग सेशन में बातचीत की थी। ऑनलाइन उन्होंने मुखातिब किया। इस दौरान आज राहुल गांधी ने मणिपुर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और वहां पे कई लोगों से मुलाकातें भी की। लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक के वोटर्स 23 फरवरी को यूपी असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए वोटिंग करेंगे। 21 फरवरी को इस मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर का दौर खत्म हो गया। पहले 3 मराहल के दौरान 403 में से 172 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। चौथे मरहले में 9 जिलों की 59 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में रोहिलखंड से नशीबी बेल्ट और अवध हल्के के 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। चौथे मरहले में रायबरेली इलाके में भी पोलिंग होगी, जिसे गांधी फैमिली का किला माना जाता है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी यहीं से लोकसभा रुकन है। उनके बेटे राहुल गांधी अमेठी से साल 2019 में लोकसभा इंतखाब स्मृति ईरानी से हार गए थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी में एक इलेक्शन मीटिंग को मुखातिब किया, लेकिन उनके आने से पहले ही मकामी किसानों ने मीटिंग प्लेस के पास हजारों गाय बैल और सांडों को छोड़ दिया। किसानों का कहना है कि सीएम को भी पता चलना चाहिए कि गाय सांड से हमें कितनी तकलीफ होती है। किसान वहाँ पे इस जो आवारा मवेशी होते हैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान है और उनकी शिकायत है कि योगी हुकूमत ने उनके उस मसले को दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए आज उन्होंने उनकी इंतखाबी जलसे की जगह पर खुले सांड छोड़ दिए। साबिक वज़ीर आला व समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मंगल के रोज कहा कि इलेक्शन उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने के साथ साथ जमहूरियत को बचाने का है। शहर से 30 किलोमीटर दूर जमुना के इस पार कृष्णा असेंबली हल्के में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एसपी ने जो इंतखाबी मंशूर जारी किया, हुकूमत बनने पर उसे नाफिज करने का काम करेंगे। जब से बीजेपी की हुकूमत इख्तिदार में आई है, उसने बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ावा दिया है। विधानसभा का समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों के चने दबाने पड़ेंगे। लोहे के चने बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती के लिए बोलती है। इन्होंने कहा किसान भी आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी होगी, बता दो। आप जब खाद लेने गए थे, बताओ खाद मिली थी क्या आपको? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और ये वाला गैस का सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ नौजवानों की परीक्षाएं रद्द हुई कि नहीं हुई? पेपर आउट हुए कि नहीं हुए? और ये टैक्स वाले लोग हैं, बताओ
संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि बीएड वालों को समावेश करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मैं देख रहा हूँ सफेद भी पहन करके आए हैं, वही हमारे से जानते हैं कि इनको भी बहुत सामना करना पड़ रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने अपने मियाद कार में रियासत में माफिया कॉरिडोर बनाने का काम किया, जब बीजेपी ने गुज़िश्ता 5 सालों में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम किया। अमित शाह ने मंगल को रोड शो करने से कबल एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने साबिक़ा 5 सालों में उत्तर प्रदेश में तरक्की की गंगा बहाई है। यूपी की योगी हुकूमत ने रियासत में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम किया, जबकि एसपी और बीएसपी ने अपनी मियादकार में दहशतगर्द का हॉटस्पॉट, फसादात का सेंटर पॉइंट बनाने के साथ माफिया कॉरिडोर बनाने का काम किया। 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करोगे। करेंगे क्या मित्रों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है। जब हम कह रहे थे, इस समाजवादी पार्टी वाले मजाक उड़ा रहे। अखिलेश बाबू, आज मैं हिसाब देने भी आया हूं, आपका हिसाब मांगने भी आया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट 1,67,00,000 गरीबों को गैस का चूल्हा दिया है। अब भाजपा सरकार बना दो, जिनके पास गैस का चूल्हा आया है उसको होली और दिवाली में 2 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2,61,00,000 शौचालय बनाने का काम किया है, जिससे मेरी माताओं बहनों को शर्म महसूस न होगी। अखिलेश भाई, आप बता दो। बुलंदशहर के बाद अब उत्तर प्रदेश के हरदोई से भी सियासत की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहां कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने बीजेपी वर्कर्स पर फूल बरसाए। बीजेपी वर्कर्स ने प्रियंका गांधी को देखकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। इसके जवाब में प्रियंका ने फूलों की बारिश कर दी। इस बीच उन्होंने बीजेपी के मंडल सदर कमल और विपिन से हाथ भी मिलाया, साथ ही उन्हें हैंड बैंड भी बांटे। बीजेपी वर्कर्स ने उनके साथ सेल्फियां भी ली। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रोग्राम पीर के रोज माधवगंज के कस्बे में थाने के ठीक सामने मैदान में था। लखनऊ से एक्सप्रेसवे के रास्ते उन्हें कानपुर हरदोई रोड से माधवगंज 12:55 पर पहुंचना था। रास्ते में मल्लावा कस्बे में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी प्रोग्राम था। दोनों मीटिंग्स तक जाने का रास्ता एक ही था। सीएम योगी और प्रियंका के प्रोग्राम का जो वेन्यू था वो आपस में करीब 8 किलोमीटर की दूरी के बीच में था। सीएम का प्रोग्राम 1 बजे था। इस वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया। दोपहर 1:45 बजे पर सीएम प्रोग्राम करके हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। सीएम के प्रोग्राम से वर्कर्स वापस आ रहे थे, तभी उन्हें प्रियंका गांधी बंगर मऊ से मल्लावा की तरफ जाती हुई रास्ते में मिल गई। प्रियंका माधवगंज मीटिंग के लिए जा रही थी। इस दौरान वहां पे जो बीजेपी वर्कर्स हैं उन्होंने उनको देखा और नारेबाजी की। फिर प्रियंका गांधी ने उन पर फूल बरसाए। तुम्हें भी चाहिए ब्रेसलेट चाहिए। एक मिनट, तुम्हें देना मुझे लड़की वाला।
ध्यान दो ध्यान दो। नहीं नहीं भर्ती वाले ये लो देखो आराम से लो। उत्तर प्रदेश की डोमरियागंज असेंबली सीट से इंतखाब लड़ रहे बीजेपी के रुकन असेंबली राघवेंद्र प्रताप सिंह की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जो हिंदू मुझे वोट नहीं देंगे उनकी रगों में मुस्लिम खून है। वीडियो में रुकन असेंबली को नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी करते हुए देखा जा सकता है। बताए तो कौन मियाँ हम वोट देगी क्योंकि जान ले यह गांव का जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो कि जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़े बा। ठीक है ना? ठीक है। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की हरामखोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलता था, मैंने कहा 5 साल मैं भी विधायक होने के बाद देखूंगा, जरा परखूंगा, समझूंगा, और एक बार अगर वार्निंग देने के साथ समझ में नहीं आएगा तो इस बार मैं बता दूंगा कि राघवेंद्र सिंह कौन है। क्योंकि मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं अपमान सह लूंगा। मुझे अपमानित करोगे तो भी मैं अपमानित सह लूंगा, लेकिन अगर हमारे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद करके देखो मोदी जी बताए तो कौन मियाँ हम वोट देगी क्योंकि जान ले यह गांव का जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो कि जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़े बा। ठीक है ना? ठीक है। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की हरामखोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 सूबों लुहांस्क और डोनेट्स्क को आज़ाद डिक्लेयर करने के बाद फौज की तैनाती के अहकाम दे दिए, जिसके बाद रूसी अफवाज के टैंक उन इलाकों की तरफ बढ़ गए। ऐसा करने के लिए रूस ने वेस्टर्न कंट्रीज को जिम्मेदार ठहराया। रूस ने यूएनएससी की मीटिंग में कहा कि इस मामले में अमेरिका की लीडरशिप में वेस्टर्न कंट्रीज के नेगेटिव रोल में हमें मजबूर कर दिया है। हमारा डोनबास इलाके में खूनी संघर्ष का कोई इरादा नहीं है। हमारी तरफ से इस मामले के डिप्लोमेटिक हल के रास्ते खुले हैं। रूसी सदर ने हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की देर रात 3 बजे यूक्रेन के उन दोनों रियासतों को आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद फौजियों अफवाज की तैनाती की बात कही थी। इस इलाके में फौज की मौजूदगी को लेकर पुतिन ने कहा कि लुहांस्क, डोनेट्स्क और जो बागियों के कब्जे वाले इलाके हैं वहां पे अमन बरकरार रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन में रूस की घुसपैठ की तस्दीक की है। ब्रिटिश ओहदेदार ने कहा कि यूक्रेन में रूसी कब्जा शुरू हो गया है। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हम रूस के इस कदम से डरते नहीं हैं, हमने किसी से ना तो कुछ लिया है और ना ही किसी को कुछ देंगे। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के ऐलानात और खतरों के बावजूद यूक्रेन के जो आलमी सरहदात हैं वैसे ही बने रहेंगे जैसे पहले थे। यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते तनाव के पेश नज़र एयर इंडिया की खुसूसी परवाज यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए मंगल के रोज रवाना की गई थी। ये उन 3 परवाजों में से पहली है जिसका एयर इंडिया ने गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया यूक्रेन बोर्सपल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने के लिए किया था। एयर इंडिया की यह खुसूसी परवाज सुबह 7:30 बजे दिल्ली से रवाना हुई और आज रात 10:15 बजे वापस लौटी। एयर इंडिया की अगली फ्लाइट 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन से हमवतनों को वापस लाने के लिए उड़ान भरेगी। एयरलाइन के एक अहलकार ने
एक न्यूज एजेंसी को बताया कि यूक्रेन से हिंदुस्तानियों की वापसी को जहन में रखते हुए अगले हफ्ते मजीद परवाजें भेजी जा सकती हैं। यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को वापस भेजने का इकदाम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कल रात ये इतला मौसूल होने के चंद घंटे बाद सामने आया कि उन्होंने मशरकी यूक्रेन में 2 अलायदगी पसंद इलाकों को तस्लीम कर लिया है। यूक्रेन रूस तनाजे के चलते आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। इस तनाजे की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम $95 फी बैरल के पार निकल गए हैं। ऐसा करीब 8 साल पहले हुआ था। क्रूड ऑयल महंगा होने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस की कीमत भी बढ़ रही है। इससे मुल्क के अंदर एलपीजी और सीएनजी की कीमतें भी बढ़ने का पूरा इम्कान है। यूक्रेन और रूस के तनाजे से सोने के दामों को भी सपोर्ट मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि ये 50,500 रुपए का लेवल पार कर गया। इन दोनों मुल्कों के तनाजे के चलते कॉपर और एल्यूमिनियम के दामों में भी तेजी देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 रियासतों में चल रहे असेंबली इंतखाबात के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। असेंबली इंतखाबात के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। इसके बाद पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं क्योंकि कच्चे तेल के दाम 8 साल के हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में 15 से 20 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन कमिश्नर यूटा अरोप्लानियन, जनूबी कोरिया के वजीर खारजा चिंग युई और जमहूरिया चेक के वजीर खजाना जॉन लेपुस्की के साथ तफसीली बातचीत की। उन्होंने अपनी मीटिंग पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अफ्रीका में मिलकर काम करने, सब शिराकतदारी को बढ़ाने, कनेक्टिविटी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को फरोग देने के मामले में मुस्बित बातचीत की। इस बातचीत के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने 2 तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर रजामंदी जाहिर की है। वहीं इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेगासस जासूसी केस की जांच के लिए तश्कील दी गई जस्टिस रविंद्रन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की डिवीजन बेंच जुमे को कमेटी की अबूरी रिपोर्ट और दीगर पीआईएल की समाअत करेगी। इसी डिवीजन बेंच ने गुज़िश्ता साल कमेटी की निगरानी में तकनीकी माहिरीन की इंक्वायरी टीम तश्कील दी थी। कमेटी की जानिब से अबूरी रिपोर्ट जमा कराए जाने के बाद ख्याल किया जा रहा है कि वो मजीद तफ्तीश के लिए अदालत से इजाफी वक्त मांगेगी। डिवीजन बेंच ने मुताल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। डिवीजन बेंच ने तवक्को जाहिर की कि कमेटी 8 हफ्तों में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट कल यानी 4 शुम्बे के रोज उस अर्जी पर समाअत करेगा जिसमें तमाम रियासती बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए मुनक्किद होने वाले 10वीं और 12वीं जमात के जिस्मानी इम्तिहानात यानी ऑफलाइन को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई है। एक पिटीशन दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि जब क्लासेस ऑनलाइन मुनक्किद की गई तो इम्तिहानात को भी ऑनलाइन तरीक़ेकार भी मुनक्किद करना चाहिए। हुकूमत ने ममनुआ तंजीम सिख फॉर जस्टिस से मुतालिक ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया। इत्तलात और नशरियात की वजारत की जानिब से मंगल को दी गई मालूमात के मुताबिक गैर मुल्क से चलाए जा रहे पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया जिसका सिख फॉर जस्टिस तंजीम के साथ ताल्लुक है। इल्जाम है कि चैनल ने पंजाब असेंबली इंतखाबात के दौरान अवामी निज़ाम को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करने की कोशिश की। कर्नाटक के वजीर के.एस. ईश्वरप्पा के लाल किले पर जाफरानी परचम लहराने की धमकी देने वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी लगातार एहतजाज कर रही है। इस सिलसिले में आज भी असेंबली में हंगामा आराई जारी है। इसी दौरान ऐवान की कार्रवाई 4 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सरेराह एक दलित को पीटने का वीडियो सामने आया। कसूर सिर्फ इतना था कि दलित ने बिरादरी की पंचायत में ठाकुर प्रधान पति की मौजूदगी की मुखालिफत कर दी थी। बस फिर क्या था, ठाकुर प्रधान पति को तैश आ गया। उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर दलित नौजवान के गले में पट्टा डालकर उसे सड़क पर घसीटा, गालियां दी और जूतों से बुरी तरह पीटा। यह वाकया हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर भोपा पुलिस स्टेशन इलाके के बिहारगढ़ गांव का है। यहां पीर के रोज दलित समाज में लड़की से जुड़े किसी मामले में हुई मारपीट को लेकर दोनों
फरीकों के दरमियान पंचायत बुलाई गई थी। इसमें फैसला सुनाने के लिए ग्राम प्रधान ममतेज सिंह चौहान का शोहर संजय और उनके फूफा ओम प्रकाश पहुंच गए थे। बिरादरी की पंचायत में ठाकुर प्रधान पति को देखकर वहां एक दलित नौजवान काफी गुस्से में आ गया। उसने कहा कि उनकी यहाँ मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर वो गुस्से में आए। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के मामलात में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 15,08,769 नए मामले दर्ज हुए, जबकि अमवात की तादाद सिर्फ 3,907 रही। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 42,69,73,385 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 59,12,592 हो गई। दुनिया भर में अब भी 6,67,87,882 अफराद का इलाज जारी है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में अब मुस्बित तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में हलाकत खेज कोरोना वायरस की 13,405 नए केसेस सामने आए हैं और उसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 1,81,075 रह गई है। रूस में आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन के बाद कोरोना का कोई मुहलिक वेरिएंट नहीं फैलता तो यह वबा 2022 में खत्म हो सकती है। एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में मेलिता विनोच का कहना था कि हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वायरस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आलमी इदारे सेहत ने मजीद कहा कि इस वक्त पेशन गोई करना मुश्किल है, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि अगर कुछ और नहीं होता तो 2022 में वबा खत्म हो सकती है। WHO का मजीद कहना है कि वबा के खात्मे का मतलब है कि कोई वबा का बड़े पैमाने पर फैलाव नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायरस खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केसेस की ज्यादा तादाद का मतलब यह है कि वायरस म्यूटेशन करने की सलाहियत रखता है, इसीलिए हम नहीं जानते कि किस तरह की सूरत हाल कैसे सामने आएगी। ताहम एहतियात बरतते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि ओमिक्रॉन के दुनिया भर में फैलने के बाद अब बड़े पैमाने पर फैलाव नहीं होगा। हिंदुस्तान ने कुछ महीने पहले अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं देने का वादा किया था, उसे पूरा कर दिया गया। आज अफगानिस्तान के लिए 2,000 टन गेहूं की पहली खेप अटारी वाघा सरहद के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान रवाना की गई। अफगानिस्तान ने खेप लेने के लिए अपने 40 ट्रक भी भेजे थे। And thank you for joining us. As you are aware, Afghanistan is undergoing a humanitarian crisis. The United Nations has put out several appeals to the international community to extend humanitarian support to the people of Afghanistan. India has had historic and civilizational ties with the people of Afghanistan. Keeping in view these close ties, it has been decided to extend humanitarian assistance to Afghanistan in the form of 50,000 tons of wheat. Now what you are seeing today, what we will flag off today, is the first consignment consisting of some 2,500 tons, which will be carried by these 50 trucks that have come from Afghanistan. These are Afghan trucks with Afghan drivers. I am very grateful to His Excellency Mr. Farid Mamunzai, Ambassador of Afghanistan, and his colleagues for joining us today on this important occasion. We are also very happy that the country director of the World Food Program in India. नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।